नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन मारा हरियाणा। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज पुण्यतिथि है और इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी है। पंचकुला में सीएम नायब सिंह सैनी ने पंडित दीनदयाल को नमन किया है, साथ ही उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तो सीएम नायब सिंह सैनी ने श्रद्धांजलि दी है और उन्हें याद किया है। हरियाणा सरकार की तरफ से लगातार कोई भी पुण्यतिथि हो उसे मनाया जाता है, ऐसे में आज भी पुण्यतिथि को मनाया गया है। आपको बता दें कि सीएम नायब सिंह सैनी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को आज श्रद्धांजलि दी है। इनके नाम पर कई योजनाएं भी हरियाणा सरकार की तरफ से चलाई जा रही है। आज पंचकुला में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर सीएम ने श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने विपक्ष पर पलटवार किया है। विपक्ष के पेंशन बंद के आरोपों पर करारा जवाब भी सीएम ने दिया है। आय की सीमा हमने नहीं, कांग्रेस ने लगाई, ये कहा गया है। हमने कोई पेंशन नहीं काटी, कोई कटौती नहीं की गई है। विपक्ष गुमराह करने का काम कर रहा है। सीएम ने कहा है पेंशन से संबंधित समस्याएं और आय आधारित पात्रता से जुड़ी शिकायतें मेरी संज्ञान में है, मेरे ध्यान में है। इन शिकायतों और अपीलों के समाधान तथा पात्रता के निष्पक्ष निपटान के लिए मैंने सभी जिलों के एडीसी को निर्देश जारी कर दिए हैं। अब वे हफ्ते में एक बार, सप्ताह में 2 दिन, सोमवार और वीरवार को इन मामलों का निवारण जो है वो सुनिश्चित करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर विपक्ष की तरफ से लगातार पेंशन कटौती की बातें सामने आ रही है, आरोप लगाए हैं, प्रदर्शन करने की नौबत आ गई है, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन सीएम नायब सिंह सैनी ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है, सुनिए। पेंशन से संबंधित समस्याएं और आय आधारित पात्रता से जुड़ी शिकायतें वो मेरे संज्ञान में आई है। इन शिकायतों व अपीलों के समाधान तथा पात्रता के निष्पक्ष निपटान के लिए मैंने सभी प्रदेश के अंदर एडीसीज को ये निर्देश भी जारी किए हैं कि अब वे सप्ताह में जो सोमवार और वीरवार समाधान शिविर के अंदर बैठते हैं, इन मामलों का निवारण को सुनिश्चित करें, उसको देखें कि वृद्धावस्था पेंशन पर आय सीमा हमने नहीं लगाई है। मैं ये स्पष्ट कर रहा हूं, ये आय सीमा जो लगी है ये हमने नहीं लगाई। प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन पहली बार जब लगी थी तो वो 10,000 रुपये वार्षिक आय थी। कितनी? 10,000 रुपये वार्षिक। कि जिन परिवारों की इनकम 10,000 रुपये होगी वो पेंशन के लाभार्थी होंगे। ये जो सीमा लगाई गई आय की सीमा, ये 13 अगस्त 1952 को लगाई गई। 13 अगस्त 1952 को ये आय सीमा लगाई गई। ये आप देख लीजिए, उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। 1 नवंबर 1999 को इनेलो ने अपने कार्यकाल में वृद्धा पेंशन 100 रुपए से बढ़ा करके 200 रुपए किया, 200 रुपए मासिक किया। ये 1999 की बात है। उन्होंने भी 10,000 रुपए की आय सीमा रखी, जो ये बात कर रहे हैं। इनेलो की सरकार थी, 100 रुपए से 200 रुपए किया और आय सीमा कितनी थी? 10,000 रुपए। ये उनके समय में भी था। इनेलो की सरकार ने पहली बार 2004 में वृद्धा पेंशन 200 रुपए से बढ़ा करके 300 रुपए की, 300 रुपए मासिक की।
परंतु फिर भी वार्षिक आय सीमा का बंधन न तो हटाया और न ही बढ़ाया। बढ़ाया भी नहीं, चलो बढ़ा देते भाई, हटाया भी नहीं, भी हटा ही देते या बढ़ा देते, कुछ नहीं किया। तो देखिए, अब बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने धमकी दी है, परिवार पर भड़की है रेणु भाटिया। एक बार फिर से उनका एक वीडियो, एक छोटा सा चंक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि पता लगना ही चाहिए, बहन का घर टूटता है तो कैसा लगता है। 3 दिन का समय दे रही हूं, रेणु भाटिया ने कहा है, नहीं तो अपनी बहन को, आपकी बहन को उठाकर हम ले जाएंगे। आप नेता अनुराग ढांडा ने भी इस पर अब निशाना साधा है। कहा है कि हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष है, इनका जिम्मा महिलाओं के सम्मान और अधिकारों की रक्षा करने का है, लेकिन ये खुद ही किसी की बहन बेटी को, किसी की बहू को उठा लाने की धमकी दे रही है। लगता है बीजेपी के संस्कार ऐसे हैं। तो देखिए, इस तरीके की यहाँ पर बातचीत हो रही है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है और एक छोटा सा चंक, एक रील एक तरह से हम कह सकते हैं, सोशल मीडिया पर बनाई गई है, अब खूब वायरल हो रही है, जिसमें कुछ सेकंड्स में रेणु भाटिया कहती नजर आ रही है, जो आप देख पा रहे हैं कि परिवार पर भड़कती नजर आ रही है रेणु भाटिया। उनकी तरफ से ये धमकी दी जा रही है, एक तरह से साफ तौर पर उसमें देखा जा रहा है कि 3 दिन का समय दे रही हूं, नहीं तो आपकी बेटी को लेकर, आपकी बहू को उठाकर घर से लेकर जाएंगे। इस तरीके की बातचीत उनकी तरफ से की गई है, जो खूब वायरल हो रहा है। वहीं चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। थानेसर में सरकारी जमीन कब्जे का मुद्दा सामने आया है। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने इस पूरे मामले को उठाया है। डीसी से मिलकर जांच और कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। कॉमर्शियल कॉलोनी के लिए सरकारी रास्ते पर कब्जे का आरोप जड़ा गया है। अवैध रूप से सड़क निर्माण करवाने की शिकायत दी गई है। अशोक अरोड़ा ने काम तुरंत रुकवाने की मांग की है कि इस काम को यही रोक दिया जाए। नपा और नगर परिषद के सरेआम भ्रष्टाचार लगातार इनकी तरफ से किया जा रहा है, ये भी आरोप अशोक अरोड़ा ने लगाया। कुरुक्षेत्र में जब से बीजेपी सरकार आई है, भूमाफिया का पूरा जोर है। लगातार अवैध कॉलोनियां कट रही है और यहाँ तक है कि बड़े बड़े शोरूम भी अवैध कट रहे हैं। पिछले दिनों हमारा अजीज है, जेजीपी का एक लीडर है जुगेश, उसने कहा, आपको प्रूफ दिए थे कि 2800 रजिस्ट्रियां एक साल में अनऑथराइज कॉलोनियां की। वो सारी जो रजिस्ट्रियां, उसमें 90% रजिस्ट्रियां ऐसी हैं कि जो ये आपके नए बस स्टैंड के सामने से लेके और जेल तक जो कमर्शियल साइड काटी जा रही है और वो सारी अनऑथराइज है। और हैरानी इस बात की है कि अनऑथराइज पर रजिस्ट्री नहीं हो सकती, परंतु साइट वो दूसरी दिखा दी जाती है और रजिस्ट्री वहां की कर देती है। ये इस प्रकार का खेल हो रहा है। और कमर्शियल की रेट वहां 1.5 लाख रुपए गज और रजिस्ट्री होती है 20,000 रुपए गज। वहीं अब खबर गुरुग्राम से है। गुरुग्राम में राष्ट्रीय स्तर का सरस मेले का आयोजन हो गया है। 10 से 28 फरवरी तक सरस मेले का आयोजन किया जाएगा। सेक्टर 29 स्थित लेजर वैली ग्राउंड में मेला लगाया गया है। 450 से अधिक स्टॉल इसमें बनाए जाएंगे और साथ ही मेले का हिस्सा स्टॉल्स बनेंगे। मेले में निःशुल्क रहेगा प्रवेश, आप बिना पैसे दिए यहां पर एंट्री कर सकते हैं। 11 बजे से रात 9:30 तक सरस मेले का आयोजन चलता रहेगा। मेले में खास आकर्षण बेबी केयर और साथ ही बुजुर्गों के लिए भी कई तरह के विशेष व्यवस्थाएं इस मेले में की गई है। 200 से अधिक पुलिस कर्मी सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे। स्वाति शर्मा, जो कि संयुक्त सचिव है, उनकी तरफ से जानकारी दी गई है और अजय कुमार डीसी है गुरुग्राम के, उन्होंने भी इस बारे में अपडेट दिया। देखिए, सिक्योरिटी सेफ्टी के पूरे अरेंजमेंट किए गए हैं। टोटल 200 पुलिस पर्सन है जो वहाँ डिप्लॉय रहेंगे। डीसीपी रैंक के ऑफिसर को नोडल बनाया गया है, जो डीसीपी ईस्ट है वो पर्सनली उसका सुपरविजन करेंगे। साथ ही ज्यादा जो महिला पुलिस कर्मी है उनको लगाया गया है। सीसीटीवी फुटेजेस है जिनकी कंटिन्यूस जो है मॉनिटरिंग होती रहेगी। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की गई है और लगभग 30 जो पुलिस के कर्मचारी हैं वो सिविल ड्रेस में भी रहेंगे। वो भी जो है वहाँ की सारी इंफॉर्मेशन लेते रहेंगे और देखते रहेंगे कि कोई भी
अगर संदिग्ध व्यक्ति है तो उसके विरुद्ध पुलिस की तुरंत मेले के आयोजन हेतु भारत सरकार की टीम, राज्य सरकार की टीम और जिला प्रशासन की टीम एक साथ कार्य कर रही है, क्लोज कोऑर्डिनेशन। एंड जो भी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन की तरफ से की जानी है, पुलिस व्यवस्था से रिलेटेड है, सैनिटेशन से रिलेटेड है, इसके अतिरिक्त जो भी सेफ्टी रिलेटेड हमारी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो हेल्थ एम्बुलेंसेस के अरेंजमेंट का है, फायर ब्रिगेड का है, वो सारे जो कदम है वो लिए जा रहे हैं और इंश्योर किए जाएंगे। योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा सरस मेला गुरुग्राम में इस बार आ रहा है, जो आज 10 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। सुबह 11 बजे तक 9:30 बजे तक 11 से 9:30 बजे तक हम यहाँ पर उपस्थित हैं। इस बार हमारी 1000 से करीब दीदियाँ जो है, 1000 दीदियाँ 450 स्टॉल्स जो है उनको मैनेज करेंगी। ये स्टॉल्स हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम्स और फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड है। लाइव फूड स्टॉल्स में है, आप आइए और उनका यमुनानगर में बीकेयू के किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला है। किसानों ने टूटी सड़कों पर जो है विरोध, यहाँ पर रोष जताया गया उनकी तरफ से। करीब 2.5 घंटे जाम रखा गया। कुरुक्षेत्र सहारनपुर हाईवे पूरी तरह से जाम होने की वजह से लंबी लंबी कतारें लगी रही। रोडवेज की कई बसें भी जाम में फंस गई, यात्रियों को परेशानी हुई है। स्वाभाविक सी बात है, किसानों का साफ कहना था कि जब तक सड़क की मरम्मत को लेकर ठोस आवश्यक कदम नहीं उठाए जाते तब तक उनका आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। फिलहाल प्रशासन के आश्वासन के बाद जाम खोल दिया गया है, लेकिन किसानों ने चेतावनी दी है कि इसी तरीके से आगे भी किया जाएगा अगर मांगे नहीं मानी गई तो। ये यमुनानगर से रदौर खुन्नी मार्ग बोलते हैं, इसको खुन्नी सड़क हो गई है। हर रोज यहाँ दुर्घटनाएं होती है और पिछले 10-15 वर्षों से सड़क का बुरा हाल है, टूटी पड़ी है। और आज हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में हमारे जिला कार्यकारिणी जो भारतीय किसान की क्रांतिकारी टीम पूरे जिले में है, पूरे जिले की टीम भी यहाँ पहुंची थी। मेरे एक छोटे से बुलावे पे 10 तारीख का हमने अल्टीमेटम दिया था और आज इस रोड को हमने 2 घंटे बिल्कुल बंद कर दिया था। और यहाँ पर हमारे जो आदरणीय एसडीएम विश्वनाथ जगाधरी जी हैं, डीएसपी आशीष चौधरी, उन्होंने मौके पे आके हमारे को एक्शन, जो पुनीत मित्तल है, उन्होंने आके हमारे को आश्वासन दिया भी 28 फरवरी तक हम सड़क को तंदुरुस्त बना देंगे, बढ़िया बना देंगे, कोई ऐसी स्थिति नहीं आने की सड़क पे जिससे एक्सीडेंट हो। अब खबर रेवाड़ी से है। रेवाड़ी में किन्नर समाज की गद्दी को लेकर विवाद हो गया। ये पूरा मामला गर्मा रहा है। पूर्व गुरु रुखसार किन्नर की गद्दी पर, यहां पर आपको बता दें कि मोना उर्फ बॉबी ने अपना दावा किया है कि ये गद्दी मेरी है। उनका ये कहना है कि 16 जनवरी 2025 की वसीयत में उन्हें विधिवत उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था। आरोप है कि बाहरी क्षेत्रों से आए कुछ किन्नर जबरन वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि गद्दी हमारी है और मारपीट की घटनाएं भी सामने आ चुकी है। मोना ने सदर थाना रेवाड़ी में शिकायत देकर सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच की जाए। पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। स्थिति पर नजर पुलिस बनाए हुए है। तो हमारे जो बाहर के आके यहाँ पे किन्नर हमारे यहाँ पे बवाल मचाते हैं, मेरे इलाके पे जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहे हैं, मेरे से मंथली की डिमांड करते कि मेरे को 10-10 लाख रुपए मेरे को मंथली दो। तो मैं मंथली कहाँ से दूं जी? मैं बड़ी परेशान चल रही हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ। मैं प्रशासन से यही गुहार करती हूँ जी, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। झगड़ा क्या था जी, ये जो सिमरन है ना, सिमरन महंत बना घूमता है, ये किन्नर है जो, ये झालगांव का रहने वाला है और ये पहले पूनम नाम का एक किन्नर है कोसली के अंदर, उसके नाम में चेला था, ठीक है। और ऐसे ही इसने पहले ही हमारे साथ झगड़ा करा था, हमारे गुरुजी के साथ, रुखसार गुरुजी के साथ। आज ऐसे ही खूबसूरत और ये सिमरन, ये मिलके हमारे साथ हमारे डेरे पे कब्जा करना चाहते हैं। हमारे साथ अभी विकास नगर के अंदर झगड़ा हुआ था, इन्होंने हमारे साथ हाथापाई करी, मारपीट करी। ये झाल गांव का रहने वाला है, खूबसूरत है, वो झोलरी गांव का रहने वाला है। हमारे साथ बेफजूल में बदतमीजी करना चाह रहा है, इलाके पे कब्जा करना चाह रहा है। 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले में इस बार 24 कैरेट गोल्ड से बनी पेंटिंग ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। दरअसल जब बाजार में सोने के दाम आसमान छू रहे हैं, ऐसे में सोने से तैयार की गई ये मूर्ति आप देख रहे हैं, अनोखी पेंटिंग है। कलाकृतियां लोगों को अब लुभा रही है। आकर्षण का केंद्र ये पेंटिंग्स बनी हुई है। जयपुर के प्रसिद्ध शिल्पकार गोपाल प्रसाद शर्मा की स्टॉल पर पर्यटकों की भीड़ भी उमड़ रही है। गोल्ड पेंटिंग के उत्पाद जो है वो माने जा रहे हैं कि गोल्ड से बनी है और उन्होंने खुद भी बताया है इसके बारे में, इसकी जानकारी दी है। शिल्प कला के बारे में उन्होंने जानकारी दी।
सूरजकुंड मेले के 1200 जो 20 स्टॉल नंबर है वहाँ पर हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पेंटिंग यहाँ पर बनाई गई, जो हाथों से यहाँ पर पेंटिंग बनाई गई है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग काफ़ी पेंटिंग को देखने के लिए यहाँ पर स्टॉल पर पहुँच रहे हैं, ऐसा कुछ क्या खास है इस पेंटिंग में बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो राजस्थान से आए हुए कलाकार हैं उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल प्रसाद शर्मा है और मैं शिल्प गुरु अवार्ड विनर आर्टिस्ट हूँ और मिनिएचर पेंटिंग लेके आया हूँ मैं जयपुर राजस्थान तो क्या से। कुछ खास है आपकी बार पेंटिंग में लेके आए हो? सभी पेंटिंगें मेरी खास ही होती है और बहुत फाइन वर्क होता है इनके अंदर, बहुत ही मिनिएचर वर्क है इनमें। ये जितनी भी पेंटिंग्स है इनके अंदर रियल गोल्ड का काम किया हुआ है और बहुत फाइन वर्क है। तो गोल्ड तो काफ़ी महंगा चल रहा है, और कैसे? हाँ, गोल्ड महंगा है तो हम तो शुरू से ही इसी में ही काम करते हुए आए हैं, तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं आती। तो कितने साल से आ रहे हो सूरजकुंड मेले में? मैं 2001 से स्टार्टिंग था मेरा, बीच में 2-4 साल नहीं आ पाया, बाकी कंटिन्यू आ रहा हूँ। तो आपकी बार क्या कुछ खास है इसमें? कितने क्या खास लेकर रहेगा ये वही वाला? देखिए, अभी ये राम दरबार मैंने बनाया है लेटेस्ट ही, और इसमें बहुत ही फाइन वर्क है और इसमें सारा 24 कैरेट गोल्ड का काम है और ये बहुत रियल गोल्ड है? हाँ जी। अच्छा, इसमें तो कितनी कीमत है साहब? इसकी 10 लाख रुपए की। 10 लाख। हाँ जी। तो लोग काफ़ी देखने के लिए पहुंच रहे हैं देखने के लिए भी है, मीडिया में भी कवर कर रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को ये। और एक जैन पेंटिंग भी लेके आया हूँ मैं, बहुत अच्छी, जो नमोकार मंत्र बनाया है मैंने, और यूनिक पेंटिंग है ये भी सोने का? सब सोने का काम। इसकी क्या कीमत है? ये 5 लाख की है। ये 5 लाख की? हाँ जी। बिल्कुल, जिस तरीके से आप देख सकते हैं ये पेंटिंग बनाई गई है, पूरे सोने की ये पेंटिंग है। और लगातार कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर पेंटिंग जो सोने की उसको देखने के लिए लगातार पहुँच रहे हैं। जितेंद्र बेनीवाल, लिविंग इंडिया न्यूज़, फरीदाबाद। वहीं बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जयराम ठाकुर पर आरोप जड़े हैं। आरडीजी बंद होने पर विपक्ष राजनीति छोड़े। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये हिदायत दी है। सीएम ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर मुद्दा उठाना चाहिए। जयराम प्रदेश हित के बजाय कुर्सी हित देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पलटवार अब किया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखा हमला बोलते नजर आए जयराम ठाकुर। जेब में बैग डेट की चिट्ठी लेकर टहलना, लोगों को देखना एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। क्या कुछ का आपको सुनवाते? ये प्रदेश हित की बात है, सर्वहित बात है, प्रदेश हित सर्वहित बात है, अधिकार की बात है। और इस अधिकार की लड़ाई में हम सब लोगों को, हिमाचल प्रदेश के लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी। आप अपने अगर हमारे साथ नहीं आप जाना चाहते तो सारे एमएलए लेके भारतीय जनता पार्टी और एमपी जाके प्रधानमंत्री मोदी से मांग करें कि आरडीजी एक अधिकार है और हिमाचल कभी भी रेवेन्यू सरप्लस स्टेट नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हमें रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट नहीं मिल रही है और ये हमारे साथ हस्तेला व्यवहार किया जा रहा है, पर जयराम ठाकुर जी भाषण देने में व्यस्त है, कह रहे हैं कि कार्यकर्ता तो तैयार हो जाओ, जल्दी ही हमारी सरकार आने वाली है। वो अपना कुर्सी हित नहीं सोच पा रहे। यहाँ प्रदेश की कांग्रेस सरकार प्रदेश हित की लड़ाई लड़ रही है, वो कुर्सी हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बड़ी शर्मनाक बात है। अगर वो कुर्सी हित के इतने चाहत है तो उनको जनता को ये जवाब देना चाहिए। 18-19 में जब जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने तो किस प्रकार का वित्तीय कुप्रबंधन था। सरकार ने बजट प्रस्तुत किया है, बहुत बड़ा चर्चा का विषय रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बना है। और मैं तो देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री तो इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं कि न जाने क्या हो गया है। और खास तौर से एक तो सरकार उनकी व्यवस्थित नहीं चल रही है, संतुलन सरकार में नहीं बन पा रहा है, तो लगता है कि मुख्यमंत्री जी भी कुछ संतुलन खो गए हैं इन दिनों में। जिस तरह का उनका बोलने का तरीका, भाषा का प्रयोग, सचमुच में हैरानी वाली बातें हैं। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हिमाचल को ही बंद नहीं हुई, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 17 राज्यों को मिलती थी, सभी राज्यों को बंद हुई है। इसलिए बार बार ये हिमाचल के साथ का जिक्र करना कि हिमाचल के साथ अन्याय किया गया है, अन्याय का विषय नहीं, क्योंकि बजट ये केंद्रीय बजट है और केंद्रीय बजट पूरे देश के लिए होता है, किसी एक राज्य विशेष के लिए नहीं होता है। इस बात को
हमको समझना चाहिए। और दूसरी बात, मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद करने का जो जिक्र बजट में आया है फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के पश्चात, उसके पश्चात हिमाचल प्रदेश में अधिकारियों ने जो एक प्रेजेंटेशन की, और मैं विशेष तौर से कहना चाहूंगा जिस प्रेजेंटेशन के लिए मुझे भी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे बुलाया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी कब आपने हमको पत्र भेजा। इसी के साथ ही हिमाचल के कर्मचारियों ने बड़ा ऐलान किया है। आर्थिक संकट में कर्मचारियों ने सरकार के साथ रहने की बात कही है। आपको बता दें कि सचिवालय कर्मचारी यूनियन का बड़ा बयान सामने आया है। अध्यक्ष राजेंद्र मिया ने जानकारी दी है कि मुश्किल में पूरा सहयोग हमारी तरफ से रहेगा। कटौती हो तो शुरुआत उच्च स्तर से होनी चाहिए, यानी कि जो बड़ी गद्दी पर बैठे हैं उनसे यहां पर कटौती की शुरुआत होनी चाहिए, उनकी तरफ से कहा गया। ये कर्मचारियों का ही मुद्दा नहीं है। डीए फ्रीज या ड्यूज कर्मचारियों के नहीं है। अगर कर्टन डाउन होना है तो ऊपर लेवल से होगा और करना भी चाहिए। कर्मचारी बहुत ही मेहनतकश कर्मचारी होता है। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए लिविंग इंडिया न्यूज।